वाले एग्जाम में थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा एग्जाम्पल है। कॉन्सेप्चुअल बहुत अच्छा किया। Hello everyone, welcome to Vision for Civil Service. ओरिएंटेड है। Okay, hello everyone, welcome to Vision for समृद्धि Civil what? Services. आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जो हमने पिछले चैप्टर्स पढ़े थे हम उसका एक बार रिवीजन कर लेंगे, सो दैट आपको ऐसा ना रहे कि एकदम से हम आगे चलते जा रहे हैं। थोड़ा आपका एक बैकग्राउंड होता रहेगा ना कि हाँ जो चीज़ पढ़ी है क्या हमें याद है कि नहीं है, एक बार रिवीजन है। तो वी विल डू अ रिवीजन ऑफ आवर अर्लियर क्लासेस। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर 1 Goals, and what is the name of the chapter 1? नेशनल इनकम but National Income Accounting. And chapter 2 we have started with money and banking. Money and banking. ठीक है. So these two are the chapters that we are going to complete in this class. मतलब एक बार हम रिवीजन कर लेंगे। यहाँ पर हम उतना ही करेंगे जितना मतलब पिछली क्लास तक हमने किया था, एक बार उसको बस रिवाइज कर लेंगे, या फिर जब तक आपने मतलब एक बार फटाफट सारा ही रिवाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं पिछली क्लास तक, फिर वो बाकी नेक्स्ट क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स बचे हुए हैं वो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 1। तो मैं चैप्टर 1 लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड समझ जाना है किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल इनकम अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, एक टर्म होती है इकोनॉमिक्स और एक टर्म्स होती है इकोनॉमी। ऐसे डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला है इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी डिफरेंस क्या होता है, बस इतना समझ लो। इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, टोटल स्टडी होती है। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? टोटल स्टडी। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक्स में ना दो प्रॉब्लम्स होती हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? सबसे पहले ये समझो कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। 1-2 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद फिर फ्लो पे आ जाएंगे कि इकोनॉमिक्स की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले आपको ये समझना है, दोनों में करनी है। देखो पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों को ना इकोनॉमिक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचते नहीं थे कि भाई इकोनॉमी क्या होती है, ये सब क्या होता है, लेकिन लोग तब भी उस इकोनॉमिक्स को ही फॉलो करते हैं। हमें नहीं पता था कि इकोनॉमिक्स नाम का कोई सब्जेक्ट है, कोई ऐसी ब्रांच होती है, कुछ ऐसा, लेकिन फिर भी लोग इकोनॉमिक्स फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज आज से, अभी तो चलो ठीक है, आज से 200 साल पहले 300 साल पहले कौन जानता था इकोनॉमिक्स को, लेकिन वहाँ के लोग जो होते थे अपने पैसे को बचा के रखना, कितना पैसा खर्च करना है, कितना पैसा सेव करके रखना है, कितना खाना बनाना है, मतलब घर में कितने फैमिली है उस हिसाब से खाना बनाना है, कहीं ज़्यादा ना पड़ जाए या कम ना पड़ जाए। ज़्यादा पड़ जाएगा तो ख़राब हो जाएगा, कम पड़ जाएगा तो ऑब्वियसली बात है भूखे रह जाएंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या होती है ना, इकोनॉमिक्स है क्या, ये सब इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स होती क्या है? इकोनॉमिक्स रिलेट्स टू 2 प्रॉब्लम। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम? इकोनॉमिक्स की सबसे पहली प्रॉब्लम ये होती है, यानी कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है सोल्यूशन देता है, सोल्यूशन देता है प्रॉब्लम का। सर प्रॉब्लम क्या है? सोल्यूशन तो देता ही, समझ में आ गया। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये होती है वी हैव स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। व्हाट डू वी हैव? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। आप क्या समझती हैं? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज मतलब रिसोर्सेज की कमी। अभी मैंने जितने भी एग्जांपल दिए थे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो सब में रिसोर्सेज की कमी है। लेट्स सपोज अगर घर में आपकी मम्मी खाना बना रही है, कितना आटा लगाना है, कितना नमक डालना है, कितने सब्जी में क्या चीज़ डालनी है, कढ़ाई पे जो सब्जी बनाने के लिए रखी है या कोई भी चीज़ बनाने के लिए कितनी देर तक रखनी है, ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा, कम रखेंगे तो अधपका हो जाएगा। तो ये सब क्या है? रिसोर्सेज की कमी है। अब यहाँ पे रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं? रिसोर्सेज हमारा टाइम हो सकता है, रिसोर्सेज हमारा मनी हो सकता है, रिसोर्सेज और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं बहुत थोड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, रिसोर्सेज फ्रेंड्स भी तो हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे, ठीक है, रिसोर्सेज से मतलब क्या है कि अगर आप किसी से बात ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता चल पाएगा भाई आज क्लास है कि नहीं, क्लास में क्या पढ़ाया है, कोई क्लास छूट गई तो। वहीं दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से बात करोगे तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। सिंपल फैक्ट है। यानी कि रिसोर्सेज क्या है ना, यानी कि हमारे पास क्या है? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज से मैं अब ये समझिए, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यहाँ वाला जो एग्जांपल दिया था, यहाँ पे फ्रेंड्स रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ पे टाइम रिसोर्स। क्या रिसोर्स है हमारा? टाइम। अगर हमारे पास जो टाइम जो होगा, ये सबसे बड़ा रिसोर्स जो होता है हमारे पास, मतलब ऐसा बोला जाता है कि हमारी दुनिया में सबसे बड़ा रिसोर्सेज जो है वो हमारा टाइम है। अगर हमारा टाइम जो होगा, व्हाट वी हैव, लेट्स सपोज अब जैसे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो सबसे बड़ा रिसोर्स है आपका टाइम है। लेट्स सपोज आपका एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम है कि आप जो भी चीज़ पढ़ोगे वो टू द पॉइंट होनी चाहिए, जो एग्जाम में फ़ायदा करे। अगर आप ऐसे समझोगे सर मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम है, मैं तो हिस्ट्री पढ़ लूँगी, ज्योग्राफी पढ़ लूँगी, हर किताब में पीएचडी कर लूँगी, क्या है पॉसिबल है? नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा? स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो ये इट कैन बी रिलेटेड टू टाइम, इट कैन बी रिलेटेड टू मनी, इट कैन बी रिलेटेड टू एनीथिंग।
ये हो गया रिसोर्सेज। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर चीज़ लिमिटेड ही है दुनिया में, हर चीज़ कहीं ना कहीं लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कुछ मिल रहा है। इवन सबसे बड़ी चीज़ तो हमारी ज़िंदगी है, लाइफ 70-80 साल, इट इज़ लिमिटेड। 80-90 120 भी चलो भाई, 120 भी तो लिमिटेड है, उसके बाद थोड़ा ना कोई जीत जाएगा। दिस इज लिमिटेड रिसोर्सेज। अब दूसरी चीज़ आ जाती है, इकोनॉमिक्स हमें समझाती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट रिसोर्सेज। दिस इज इकोनॉमिक्स। पहली प्रॉब्लम क्या थी, हमारे पास रिसोर्सेज की स्कार्सिटी है। दूसरी जो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी इकोनॉमिक्स देती है, उस रिसोर्स जो स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज यानी कि रिसोर्सेज की जो कमी है, हमें क्या करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। यही इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाती है। अंडरस्टूड? आपके पास टाइम की कमी, आपके पास एग्जाम देना है, आपको लेट्स सपोज आपको 4-5 एग्जाम देने, आपने सारे फॉर्म भर दिए, SSC के भी, ये भी, ये सब फॉर्म भर दिए, आपको ये पैसे मतलब तैयारी करनी है, तो आपको पढ़ना तो मेन एग्जाम जो है उसके लिए करना है, लेकिन बाकी एग्जाम को भी तो टाइम देना है, वरना फॉर्म के पैसे वेस्ट चले जाएंगे। एटलीस्ट कुछ टाइम देके तो पेपर देने जाएंगे, बिना तैयारी करके जा नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज कम है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपकी मम्मी घर पे खाना बनाती है, घर की आपकी फैमिली में 4 या 5 लोग हैं, ठीक है, तो रोटी सब्जी या जो भी चीज़ बना रही है, लेट्स सपोज बिरयानी या फिर कुछ भी ऐसा कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे, तो जो भी चीज़ बनाएंगे कितना नमक डालना है, आपको प्लेस ठीक रिसोर्स, करनी है। नमक की कमी है क्या घर में? में कोई कमी नहीं है, तो नमक की आ जाएगा। लेकिन नमक ज़्यादा पड़ गया तो स्वाद खराब हो जाएगा, कम पड़ गया तो स्वाद नहीं आएगा। तो यानी कि रिसोर्सेज की कमी है यहाँ पर, मतलब रिसोर्सेज की कमी है, मतलब हमने अपने आप मान रखी है रिसोर्सेज की कमी। ज़्यादा कर देंगे तो दिक्कत है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली आटा बनाते हैं, कभी आटा वाटा बनाया होगा तो आपको पता होगा, पानी ज़्यादा पड़ गया तो पूरा खराब तो नहीं होगा, फिर दोबारा आटा डालना पड़ेगा, फिर बहुत ज़्यादा बन जाएगा। मतलब इन शॉर्ट उसको गलती को पूरा करने के लिए ज़्यादा पानी डालना पड़ता तो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब ये इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स जो होते हैं ना बहुत ब्रॉड है, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। मतलब ये एक तरीके से अपने आप में ग्रंथ है, अंडरस्टैंड, एक अपने आप में एक ग्रंथ है। इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी एक सेक्टर स्पेसिफिक, क्या करें हम, किसी एक सेक्टर स्पेसिफिक पे अगर फोकस करते हैं उसको इकोनॉमी बोलते हैं। अप टू दिस इज क्लियर? बस अब जो है इतना बताया, अब इससे ज़्यादा मैं ज्ञान नहीं दूंगा। अब जो एग्जाम से रिलेटेड है हम उससे बात करेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1। पुअर भी है और हेल्पलेस भी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं लिखवा दूँ, मतलब वैसे लिख दूंगा, वैसे लिखवाने की जरूरत है नहीं, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो इकोनॉमिक स्टार्ट होती है, बाकी इसमें कुछ टर्म आ जाती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल क्या होता है, एक बार बस ओवरली बता देता हूँ। सबसे पहले आता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है, देखो 3 तरीके की इकोनॉमी होती है। एक होती है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, वो आपको नोट्स में दिख जाएगा। एक होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है कम्युनिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट सबसे पहले हम कम्युनिस्ट इकोनॉमी पे आ जाते हैं, पीछे से शुरू करते हैं, थोड़ा आपको समझ में आता है। कम्युनिस्ट वो इकोनॉमी होती है जिसका सारा जो भी प्रोडक्शन है उसके देश में, या फिर सपोज कम्युनिस्ट इकोनॉमी यानी कि उस इकोनॉमी में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। फर्स्ट थिंग, कम्युनिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहाँ पे जो भी चीज़ प्रोडक्शन हो रहा है उसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, और जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, सब में बराबर बांटने के लिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेट्स सपोज व्हीट, गेहूं वगैरह, फसल वगैरह जो भी चीज़ बनाई जा रही है वो सबको बराबर बांटने के लिए होती है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। चलो सोशलिस्ट इकोनॉमी का बीच में आएंगे। कम्युनिस्ट समझ में आ गया? कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट पे आ जाता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कम्युनिस्ट इकोनॉमी का बिल्कुल उल्टा। कम्युनिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? जहाँ पे सारा का सारा जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी का होता है, सारा का सारा जो भी ओनरशिप होती है कम्युनिस्ट इकोनॉमी में किसके पास थी? यहाँ पर सारी की सारी प्राइवेट लोग के हाथ में होती है, पहली बात। दूसरी चीज़, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, यानी कि ये समझ लो जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसको बेचने के लिए, मतलब इन शॉर्ट प्रॉफिट कमाना होता है। ये होता है हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर अब ये सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? सोशलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें कम्युनिस्ट इकोनॉमी यानी कि थोड़ा सा वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी की तरफ लीन करता है, लेकिन वो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बीच में पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट के बीच में। वैसे बीच में नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा वो कम्युनिस्ट विचारधारा होती है, थोड़ा सा, मतलब कम्युनिस्ट एकदम एक्सट्रीम नहीं है, जैसे सारा का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट में होता है, उसमें ऐसा नहीं होता। थोड़ा गवर्नमेंट का भी हाथ में होगा, थोड़ा प्राइवेट ओनरशिप भी होगी, ठीक है। यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है सारा का सारा बांटने के लिए नहीं है, मतलब सारा का सारा हमें वेलफेयर के लिए, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना भी होगा, मतलब थोड़ा सा एक बेसिक बैलेंस रखना है।
ये होता है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। बट ऑल्सो उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, तो वो कहते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता, बट वो ऐसा मानते हैं, करते नहीं करते वो तो आप जानते होंगे। वो ऐसा कहते हैं कि हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलते हैं। वो लोग ऐसे कहते हैं कि हम सोशलिस्ट आइडियोलॉजी पे चलते हैं, हम सोशलिस्ट इकोनॉमी ने हमें समाजवाद को फैलाना है, तो नाम ही उनका है समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। अप टू दिस ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा पॉइंट आ जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उससे रिलेटेड जो हमारे फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लैंड, पॉजिटिव कंजप्शन, लेबर और कैपिटल। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं हमारे 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है हमारा लैंड, दूसरा होता है हमारा लेबर, तीसरा होता है हमारा कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल अब ये समझो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है क्या। आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है, बस ये समझ लो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मेरा क्या मतलब है। अगर आपको कुछ भी प्रोड्यूस करना है तो आपको जिन फैक्टर्स की जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के 3 मुख्य भाग यानी कि जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्या चीज, जो 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो वो है पहला लैंड, दूसरा लेबर और तीसरा कैपिटल। लेट्स सपोज आपको खुद का कोई वाटर पार्क खोलना है, तो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है? जमीन। अगर आपने पैसा मतलब ये करनी है यहाँ पे पैसा बना लेंगे, ये कर देंगे, नोएडा में बनाना है, नोएडा में जमीन ही नहीं है, लॉजिकल सी बात है, बना लोगे। सबसे पहला आता है लैंड। लैंड होनी चाहिए एटलीस्ट एक अच्छी जगह देख के कि यहाँ पे मेरे को यूनिवर्सिटी खोलनी है, जो भी करना है लैंड। दूसरा आता है हमारा पहले दूसरा कैपिटल मान लेते हैं, क्योंकि कैपिटल ज्यादा, लेबर थर्ड मान लेते हैं। कैपिटल मतलब पैसा। बिना पैसे के कोई आप स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर सपोज आपने जमीन तो खरीदी लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है कि उसमें कुछ काम शुरू कर सके। क्या मीनिंग होता है? आपने कई जगह नोटिस किया होगा, कई गांव वगैरह में जाओगे या फिर थोड़े वैसे शहर में, कि उन्होंने घर बनाना तो स्टार्ट कर दिया, वो ईट का ही रह गया बस, उसके बाद बनाया नहीं। क्यों? पैसा ही नहीं। कैपिटल की जरूरत है, यानी कि आगे जो भी काम होता है, पेंट पुताई का काम करना, और जैसे कभी कुछ लोग होते हैं बिना सोचे समझे काम तो छिड़वा देते हैं कि यहाँ भी कर दो, और फिर उसमें जो खर्चे होने लगते हैं तो कहते हैं भाई यहीं पे रोक दे, तो वो यहीं पे रोक के छोड़ देता है। तो कई बार देखा होगा आधा कच्चा पक्का मकान बन के छूट गया। क्यों? कैपिटल नहीं उनके पास। तीसरा आता है हमारा लेबर। लेबर मतलब जो लोग वाकई में काम करते हैं, जैसे घर बनवा रहे हैं तो जो लेबर वगैरह हो गए, बिजली का काम कर रहे थे, इलेक्ट्रिशियन, ये सब लेबर के अंदर ही आ जाते हैं। इवन जो पेंट पुताई कर रहे हैं सारे के सारे लेबर ही माने जाएंगे। अंडरस्टैंड? अब जैसे सर्विस, अब और भी बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में लैंड होगी, कैपिटल मतलब पैसा हो गया, या फिर उसमें और भी चीज़ें मान सकते हैं कि इवन कैपिटल के अंदर भी जो हो सकता है हमारा ट्रैक्टर वगैरह, ये सभी एग्जांपल आ सकते हैं। और लेबर जो लोग काम करें, ये 3 फैक्टर्स होते हैं। कैपिटल को भी हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा फिक्स कैपिटल और दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। पहला होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल, दूसरा होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल से आप क्या समझते हैं? सेंटेंस है, मैं बताता हूँ। देखो कैपिटल समझ में आ गया। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कैपिटल पैसा भी है, कैपिटल ट्रैक्टर भी है। मतलब किसान के लिए ट्रैक्टर हो सकता है, किसी इंडस्ट्री के लिए कोई बड़ी मशीन हो सकती है। और लेट्स सपोज जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अगर आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो मेरे लिए क्या कैपिटल हो जाएगा? ये कैमरा वगैरह, ये सारे कैपिटल तो हुए। तो यानी कि कैपिटल हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। ये जो भी पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मतलब टू द पॉइंट चीज़ है। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो आपने एक बार खरीद लिया, उस पर दोबारा पैसा खर्च करने की जरूरत है। ट्रैक्टर आपने एक बार खरीद लिया तो आपको ट्रैक्टर दोबारा खरीदने की जरूरत है। अगर मैंने एक बार कैमरा खरीद लिया, मैंने एक बार DSLR कैमरा खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, ये सारी जो सेटअप्स खरीदनी है, तो मेरे को दोबारा खरीदने की जरूरत तो नहीं। फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जिसकी मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। वर्किंग कैपिटल बार बार जरूरत पड़ेगी, जैसे किसान के लिए बीज, एक बार हो गया दोबारा बीज लगाने पड़ेंगे। फर्टिलाइजर हो गया, एक बार इस्तेमाल कर दे खत्म हो जाए फिर लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वाटर हो गया, वाटर भी तो रिसोर्सेज है, बार बार यूज हो रहा है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? वर्किंग कैपिटल। ये किसान के लिए हो गया। अब अगर हम एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपको वाटर पार्क स्टार्ट करना है या जो भी स्टार्ट करना है, तो वाटर पार्क स्टार्ट करने के लिए आपको वहाँ पे मशीन वगैरह जो आपने लगा रखे हैं वो तो फिक्स कैपिटल हो गया। लेकिन मशीन को चलाने के लिए क्या चाहिए? ऑयल वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या बार बार चाहिए। एक बार यूज़ किया खत्म हो गई, एक बार यूज़ किया फिर खत्म हो गई, दोबारा यूज़। इनको बोलते हैं फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। अंडरस्टूड? इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि मतलब हमारे नेक्स्ट पोर्शन, जैसे कि हम कहते हैं नेशनल इनकम। सबसे पहले आप समझो इनकम क्या होती है। इनकम एक टर्म होती है इनकम, एक टर्म होती है रेवेन्यू।
इनकम, रेवेन्यू और प्रॉफिट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट? आप ऐसे समझो, लेट्स सपोज आपने खुद की एक बेकरी शॉप स्टार्ट करी। आपने क्या किया, खुद की एक बेकरी शॉप स्टार्ट करी। अब बेकरी शॉप स्टार्ट करी तो आपने सारा खर्चा वगैरह लगाया था, जो भी चीज़ मतलब बेकरी शॉप स्टार्ट करी थी। एक व्यक्ति आया तो उसने केक वगैरह खरीदा, मतलब पूरे दिन में आपकी जितनी पैसा आए हैं आपके पास, क्या है, पूरे दिन में आपके पास जितना पैसा है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। अभी मैं बता रहा हूँ, जितना पैसा आप पास आया उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। उस रेवेन्यू से आपने जितना भी पैसा जो लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को दिया था, सिंपल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, जैसे लैंड अगर खरीदिया तो क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। अगर लेबर को हम पैसा दे रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वेजेस देते हैं, ठीक है। और कैपिटल को जो पैसा दिया जाता है, यानी कि अगर आपने कोई पैसा लोन पे उठाया तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये सारे के सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से अगर वो पैसा हटा दिया जाए, सपोज आपके महीने में मतलब पूरे दिन की कमाई हुई थी 4000 रुपये, ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काट के आपके हाथ में बचे 2000 रुपये। वो जो 2000 है वो आपकी इनकम कहलाएगी। जो पहले 4000 आपके हाथ में आए थे उसको देख के खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी देना पड़ेगा। जो हाथ में आया उसे बोलेंगे इनकम। अब इस इनकम में से भी जो आपके पर्सनल टैक्सेस हैं, पर्सनल टैक्सेस मतलब घर के, जैसे घर की बिजली का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, बच्चों को स्कूल ले जाने का खर्चा, घर के सामान, जो घर के जो अपने खर्चे हैं, मतलब जो पर्सनल खर्चे हैं, मतलब जो पर्सनल खर्चे हैं, अगर उनको हटा दिया जाए, जो आपके हाथ में बचेगा उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। इसको हम कहते हैं रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट। अंडरस्टूड। अब आता है नेशनल इनकम। क्या होता है नेशनल इनकम? भी उसी तरीके से होता है, यानी कि जितना रेवेन्यू आया, नेशनल इनकम में क्या होता है, गवर्नमेंट की यानी कि देश की जितनी भी रेवेन्यू उनके पास आई है उसमें से हम क्या करेंगे, जो भी देश की रेवेन्यू आई है उसमें से हम क्या करेंगे, व्हाट वी कॉल इज, यानी कि देश के पास जितना भी रेवेन्यू, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हटा के जो इनकम बचती है गवर्नमेंट के पास उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। सिंपल भाषा में समझा दिया। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इंडिया में मतलब ऐसे नंबर्स मान लेना, ऐसे फिक्स नहीं है कि 4 लाख करोड़ का मतलब टोटल मान लेते 4 लाख करोड़ का टोटल मतलब रेवेन्यू आया। अब उसमें से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि सैलरीज भी देनी होती है एम्प्लॉयज़ को, सरकारी जो काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के जो स्कूल हैं उसको मेंटेनेंस का खर्चा, फलाना खर्चा, ये सारी की सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हटा के जो आएगा उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। ये होती है हमारी नेशनल इनकम, ठीक है। अब मैं इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखा रहा हूँ बिकॉज वो नोट्स आपके पास है, थोड़ा पॉइंट पे रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, पूछ लेना, कुछ समझ लेना है, ठीक है। ये नेशनल इनकम आपको समझ में आ गया। अब आ जाता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे 3 तरीके होते हैं। अभी हम इस पे आएंगे, दोबारा आएंगे, बस इतना समझ लो 3 तरीके होते हैं। कौन से 3 तरीके होते हैं? फर्स्ट इज कॉल्ड द, सबसे पहला प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। मतलब बोल तो आप ऊपर नीचे कुछ सकते हो, लेकिन सबसे पहला होता है हमारा प्रोडक्शन मेथड, फिर आता है हमारा इनकम मेथड, और तीसरा आता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अंडरस्टूड। इनकम मेथड में क्या होता है, मतलब इसको बस ऐसे समझ लो, इनकम मेथड में क्या होता है ना कि हमें नेशनल इनकम निकालनी है, तो हम क्या करते हैं ना, सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास टोटल इनकम कितनी आ रही है, उसमें से हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट वन है अल्टरनेटिव कंजम्पशन, यानी कि कितना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को देना है उसको माइनस कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगी नेशनल इनकम। सिंपल। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है? प्रोडक्शन मेथड में थोड़ा उल्टा होता है, मतलब थोड़ा वैसे डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली निकालते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारी कितनी प्रोडक्शन हुई, हमारे देश में कितनी प्रोडक्शन हुई, हम उस हिसाब से कैलकुलेट, हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं, हम उस हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं कि लेट्स सपोज 2024 में या 2025 चल रहा है ना, हाँ 2024 में इतनी प्रोडक्शन हुई थी। अब इतनी प्रोडक्शन हुई होगी तो इसका मतलब इतना पैसा जनरेट हुआ होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन जो जितना प्रोडक्शन हुआ उसी में से हम फैक्टर जो व्हाट वी कॉल इज फैक्टर इनकम, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो पैसा देना है उसको हम माइनस करके जो हमारे पास आ जाता है उसको हम कहते हैं नेशनल इनकम थ्रू प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन जितना हो उससे हमने निकाले, मतलब आपको समझना, थोड़ा सा घुमा के किए बात। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है? एक्सपेंडिचर मेथड में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, यानी कि किसी भी काम को करने में जितना एक्सपेंडिचर हुआ है उससे हम निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज इंडिया में हमें अगर जीडीपी निकालनी है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विसेज सेक्टर में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, सबने मिला के, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, सबने मिला के कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो यानी कि ऑब्वियसली बात है, लॉजिकल से होता है। अगर मैं आपको बोलूँगा कितनी इनकम है, अगर आप डेली का 10,000 रुपये खर्च, अगर आप महीने के 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो तो मैं मान सकता हूँ ना कि आपकी इनकम 50,000 से ज़्यादा ही होगी। तो ये होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। समझ में आ गया?
ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज की तरफ। अब एक बार नोट्स ओपन करके देख लो, मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। नहीं है इसमें। नहीं मतलब ये पहला चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऐसे कैसे मिस हो गया? मैंने लिखवाया ही तो। पता नहीं इसकी कॉपी में तो नहीं है। चलो आप नोट डाउन, अभी एक काम कर लेना, मैं इसीलिए आपके नोट्स का फोटो, आप मैं अभी मैं आपको मैं आपके नोट्स का फोटो, मैं अपने नोट्स लेना, इसकी फोटो खींच लेना, ठीक है? तो ये हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज। इसकी फोटो ले लो, हाँ मैं अभी इसकी एक फोटो ले लो, बाकी बाद में खींच लेना, अभी तो बस ऐसे रैंडमली ले लो, बाकी प्रॉपर खींच लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये मिस कर दिया तो बहुत दिक्कत की बात है। मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, मैक्रो इकोनॉमिक, लेकिन शायद हेडिंग नहीं डाली हुई तो मुझे समझ नहीं आया। हाँ शायद हो सकता है। मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, तो इसमें आ जाता है सबसे पहले हमारा जीडीपी, यानी कि नेशनल इनकम को निकालने के क्या होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं अलग अलग। क्या होता है? नेशनल इनकम को निकालने के अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले आता है जीडीपी। जीडीपी सबसे पहले होता क्या है? जीडीपी होता है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री। इट इज कॉल्ड विद इन द कंट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देश के अंदर जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसको हम कहते हैं जीडीपी। थोड़ा आप याद आ रहा है किस मेथड से रिलेट कर रहा है? बताओ। प्रोडक्शन मेथड। हाँ ठीक है। प्रोडक्शन मेथड से निकालते हैं, यानी कि जीडीपी क्या है? प्रोडक्शन मेथड, ठीक है? तो जीडीपी का फॉर्मूला होता है हमारा C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ये जीडीपी का फॉर्मूला है। ये कई बार पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट पूछ लेते हैं, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ये C होता है हमारा कंजम्पशन, I होता है हमारा इन्वेस्टमेंट, G होता है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X होता है हमारा एक्सपोर्ट्स, M को यानी कि हम इम्पोर्ट्स को माइनस कर देते हैं। इसको आप ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा मतलब कंफ्यूजन ना हो तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है? क्यों प्लस को माइनस, अगर माइनस लगा देंगे तो दिक्कत है, क्योंकि प्लस है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना। ये होता है हमारा जीडीपी का फॉर्मूला। अंडरस्टूड? ठीक है। अब जीडीपी के फॉर्मूले में क्या दिक्कत थी? जीडीपी की दिक्कत थी कि यानी कि हम क्या कर रहे थे, इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है हम सिर्फ उसको निकालते थे। ये होता है हमारा जीडीपी। अंडरस्टूड? अब होता क्या है कि कई इंडिया की कंपनी बाहर काम कर रही है, प्रॉफिट इंडिया का है। इंडिया में बहुत सारी अमेरिका की कंपनियां काम कर रही है, विदेशों की कंपनियां काम कर रही हैं, प्रॉफिट कहाँ जा रहा है? तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस चीज़ को कंसिडर कर ही नहीं रहे। हमारे देश के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है, जरूरत होना है कि वो सिर्फ हमारा ही है, प्रॉफिट तो बाहर ही जा रहा है। और जरूरी नहीं कि जो बाहरी जो प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ बाहर का ही है, प्रॉफिट हमारे पास भी तो आ रहा है। तो इस चीज़ को कंसिडर करने के लिए हमने जीडीपी के फॉर्मूले में चेंज किया। क्या चेंज किया? हमने निकाला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी में कुछ नहीं करना है। जीडीपी का जो फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होती है? यहाँ पर जो प्रोडक्शन हुआ था उसको ऐड कर लेते हैं, बाहर से जो प्रोडक्शन जो बाहर मतलब सॉरी उल्टा हो गया, बाहर हमारी जो कंपनी है जो बाहर प्रोड्यूस कर रही हैं उसकी इनकम को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे जो कंपनीज है जो बाहर से काम कर रही हैं और जो पैसा बाहर बेच रही हैं उसको माइनस कर देंगे, जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इसको मैंने सिंपल ऐसे लिखा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस NFI है, ठीक है? ये हो गया जीएनपी। अब जीएनपी में भी दिक्कतें थी। जीएनपी में दिक्कत क्या थी, बस इतना समझ लो। अब जैसे जीएनपी जो था उसमें भी दिक्कत थी। जीएनपी में क्या दिक्कत थी? देखो जीएनपी में दिक्कत ये थी कि जो भी जो सामान होता है हम ये नहीं कंसिडर कर रहे थे कि वो आगे खराब भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने रोड बनाए गवर्नमेंट ने, अब गवर्नमेंट ने रोड बनाए, जरूरी थोड़ा है कि वो रोड ऐसे ही रहेंगे एकदम फर्स्ट क्लास, टूट जाएंगे फिर दोबारा कराओ, फिर टूट जाएंगे फिर दोबारा कराओ। स्कूल वगैरह बनाए तो उसकी बिल्डिंग को दोबारा से रिपेयर वगैरह कराना। कई जगह आपने सुना होगा स्कूल की छत गिर गई, बच्चे मर गए, तो उसको रिपेयर वगैरह कराना। बिजली का जब जैसे गवर्नमेंट का जो डिफेंस इक्विपमेंट है, मतलब ये लॉजिकल बता रहा हूँ, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट है, अब वही डिफेंस इक्विपमेंट जो 1950 में यूज़ करते थे, अभी क्या हमारी आर्मी वही यूज़ करती होगी? हर समय नया नया यूज़ कर रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन। क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। तो हमें क्या है, डेप्रिसिएशन को हम अकाउंट नहीं कर रहे थे।
तो अब हमारा तीसरा फॉर्मूला आ जाता है एनएनपी। एनएनपी में हम लोग क्या करते हैं, जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इससे हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस। वैसे एक्चुअली मेरे को लग रहा है कि जितना मैंने आपने स्टार्ट किया था ना वहीं तक पहुंच पाएंगे, बिकॉज जितना वैसे कराया वो तो ऑब्वियसली आपको पता ही है, तो वहाँ तक कंप्लीट करा दें बिकॉज टाइम थोड़ा वहीं तक। हाँ ठीक है, उतना मैं कवर करा दूंगा, ठीक है, वो थोड़ा टाइम का लग रहा था। तो ये होता है हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। अब इसके बाद आ जाता है कि यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है ना, इसको हम नेट नेशनल, जो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि एक जो चीज़ है ना वो धीरे धीरे करके उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। फॉर एग्जांपल पेन है, पेन लिखते आओगे पेन घिस जाएगा ना। आप कोई गाड़ी खरीदोगे, कुछ भी खरीदोगे, कहाँ डिप्रिशिएट हो रहा है, अरे भाई इंजन जो होता है ना, इंजन चलता है तो इंजन भी वो सब कहते हैं ना कि वो हो जाता है, इंजन ऑयल डलवाना पड़ेगा, फिर वो चेंज करवाना पड़ेगा। टायर है, टायर घिस जाएंगे। नई गाड़ी को चलाने का अलग फील होता है और 10 साल पुरानी गाड़ी चलाने का अलग फील होता है, ये वो डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, तो इसको हम अकाउंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो एनएनपी है, सर आप पूछोगे नेशनल इनकम जीडीपी से शुरू किया था, जीएनपी से शुरू किया था, एनएनपी से, सब में क्या क्या था, कुछ कुछ दिक्कतें आ रही थी कि जीडीपी को हम प्रॉपर नहीं बोल सकते कि भाई नेशनल इनकम का सबसे बेस्ट मेथड है, जीडीपी नहीं है, जीएनपी भी नहीं है, एनएनपी भी नहीं है। नेशनल इनकम, जो हमारी नेशनल इनकम जिसे वाकई में नेशनल इनकम बोलते हैं, उसका फॉर्मूला होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब ये जो हमने जो निकाला था ना, एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसके आगे एमपी लिख देते हैं। मार्केट प्राइस यानी कि मार्केट में जो रेट चल रहा है उस हिसाब से। मार्केट प्राइस का मतलब है मार्केट में जो रेट चल रहा है। लेट्स सपोज अभी के टाइम में, जैसे कि अभी मैं बोलूँ ना कि ये एक पेन है, 10 रुपए का है, 20 रुपए का है, 30 रुपए का है, भले ही उसको बनाने की लागत, ध्यान रखना, उसको बनाने की लागत मेरे पास 10 रुपए आई है, लेकिन मार्केट में रेट चल रहा है वो पेन 25 रुपए का, तो मैं बेचूंगा उसे 25 रुपए का। ठीक है, अब कोई सामान जैसे पे इंडिया में 10 रुपए का मिल रहा है, पाकिस्तान में इतने का मिल रहा है, इतने का मिल रहा है, भले ही प्रोडक्शन कम है, मतलब भले ही उसका फैक्टर कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, यानी कि फैक्टर उसको बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उसको हम कंसिडर करते हैं, तो उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब ये जो हमने एनएनपी निकाला है, किस पे निकाला है, इसको हम बोलते हैं एनएनपी एट मार्केट प्राइस। यानी कि सिंपल अगर हम डेप्रिसिएशन से माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अब आ जाता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या होता है, हम निकालते हैं एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा, ये हम मार्केट प्राइस पर नहीं निकाल रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि बनाने में कितना खर्चा आ रहा है, तो वो हमारी रियल इनकम बता पाएगा, नेशनल इनकम। तो उसका फॉर्मूला होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, और उसको हम क्या करते हैं, सब्सिडी से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग, सब्सिडी से माइनस कर देते हैं, वो आ जाता है हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। अगर ब्रैकेट को हटा दें तो क्या हो जाएगा, सब्सिडीज ऐड हो जाएगा। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ये माइनस मैंने ब्रैकेट में दिया, अगर मैं ब्रैकेट हटा दूं तो प्लस आ जाएगा। तो यानी कि क्या होता है, मार्केट यानी कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालने से जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, उससे इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे, सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, ये होता है हमारा नेशनल इनकम। अप टू दिस इज क्लियर। इसमें एक फॉर्मूला और आ जाता है पर्सनल इनकम वाला, वैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप है ना उस फॉर्मूले को बस देख लेना, ये नोट्स में होंगे ना आपका पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है, बस उसको देख लेना, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, कि या तो हो सकता है डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मैं इतना ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा उसमें। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कि नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है। देखो बस बहुत सीधी सी बात है, आप है ना ऐसे समझ लो कि जो पहला जो मेथड होता है, 3 मेथड होते हैं ना, प्रोडक्शन मेथड, दूसरा मैंने क्या बताया था, इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। जो मैंने आप क्लास में बताया था ना, वही सेम चीज़ है थोड़ी देर पहले। क्या होता है प्रोडक्शन मेथड में, क्या होता है कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है, प्रोडक्शन मेथड में क्या हो रहा है, जो भी हम प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं, यानी कि इसको हम प्रोडक्शन मेथड या वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। वैल्यू एडेड मतलब यानी कि वैल्यू ऐड हो रही है, यानी कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तो हम क्या करते हैं, स्टेज बाय स्टेज ऐड करते जाते हैं। क्या करते हैं कि पहले स्टेज में इतना प्रोडक्शन हुआ, दूसरे स्टेज में इतना, तीसरे स्टेज में इतना, यानी कि उसको अगर हम ऐड करते जाते हैं
और एक ही खर्चा जो हमने ऐड किया था कि पहले स्टेज में ये खर्चा हुआ है, वही सेम खर्चा दूसरे स्टेज में ऐड कर दिया, तो उसको हम बाद में हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? बाद में हटा देते हैं। जो मेथड निकल के आता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। नेशनल इनकम कैसे निकलती है वो आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारा व्हाट वी कॉल्ड एज इनकम मेथड, सॉरी हाँ इनकम मेथड। इनकम मेथड में क्या होता है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो गेम सारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का याद रखना है। प्रोडक्शन मेथड में भी क्या होता है कि एक एक फैक्टर और इससे कितना प्रोडक्शन हो रहा है, लैंड, लेबर, मतलब यहाँ पे प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि वाकई में कुछ प्रोड्यूस करें। प्रोडक्शन का मतलब है कि यानी कि क्या जनरेट हो रहा है, पैसा जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, या फिर कोई सामान बन रहा है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन, ठीक है। इनकम मेथड में क्या होता है, इनकम मेथड यानी कि हर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से कितनी इनकम जनरेट हो रही है, उसका जो टोटल निकल के आएगा उसको इनकम मेथड बोलते हैं। फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल। लैंड पे हमें क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट, लेबर वगैरह, ठीक है। लेट्स सपोज आप एक जमींदार है, तो आपने खुद की लैंड भी दे रखी है, रेंट पे दे रखी है, तो आपके पास पैसा आ रहा है। आपके यहाँ पे बहुत सारे जो आपके यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपने हायर कर रखे हैं, वो दूसरी जगह पे काम करते हैं, उनको पैसा आ रहा है। यानी कि ये क्या है ना, ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उनसे जो इनकम जनरेट होती है उसको हम ऐड कर देते हैं नेशनल इनकम में। यानी कि वो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो काम करें उनकी इनकम जो ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, इनकम मेथड निकल के आता है। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है, वही सेम चीज़ है, यानी कि जो हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो उनको कितना एक्सपेंडिचर पड़ रहा है उसको हम कहते हैं इनकम, व्हाट वी कॉल एज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी मेथड थे तीनों बताए थे, प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा तीनों में। क्या लगेगा, सेम फॉर्मूला, C+I+G+X -M, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट। पहले मैं क्या बोला था, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है, कंजम्पशन यानी कि जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका कितना कंजम्पशन हुआ है। पहला क्या था, पहला मान लेते हैं प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड में कितना कंजम्पशन हुआ है, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसका कितना कंजम्पशन हुआ है उसको ऐड कर लेंगे, जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको ऐड कर लेंगे, कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर यानी कि कितना गवर्नमेंट ने खर्चा किया उसको ऐड कर लेंगे, कितना उसका एक्सपोर्ट हुआ है उसको ऐड कर लेंगे, इंपोर्ट को माइनस कर लेंगे। प्रोडक्शन मेथड हो गया। इनकम मेथड, जो भी इनकम यानी कि जो भी इनकम यानी कि जो भी इनकम जो भी कंजम्पशन हुआ, उल्टा थोड़ा सा जो भी प्रोड्यूस हुआ था उससे जो भी कंजम्पशन हुई है कितनी इनकम जनरेट हुई है, जो भी इन्वेस्टमेंट हुई थी उससे कितनी इनकम जनरेट हुई है, जो भी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर किया था उससे कितनी इनकम जनरेट हुई है, जो भी एक्सपोर्ट हुए थे उससे कितनी इनकम जनरेट हुई है, और जो भी इंपोर्ट हुआ था उससे कितनी व्हाट वी कॉल्ड एज इनकम जनरेट हुई है। ये हो जाता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। सेम है, कंजम्पशन को करने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, इन्वेस्टमेंट को करने में कितना एक्सपेंडिचर हुआ गवर्नमेंट को, इसको टोटल करते जाते हैं, तो ये होता है हमारे तीनों मेथड। क्लियर, कोई डाउट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहला चैप्टर तो खत्म होने में आ रहा है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, सीरियसली मैं आपको ज़्यादा आपको लग रहा था कि इतना बड़ा क्या चीज़ है, वो थोड़ा ही नोट्स है ना, एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने लिखवा रखी थी, कुछ नहीं, एक बार रीड कर लेना। चलो ठीक है, अभी देखते हैं, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको थोड़ा और बेटर याद हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वगैरह मेरे पास, ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे, यानी कि जो जैसे हमने ये देख लिया मैक्रो इकोनॉमिक आइडेंटिटीज, जीडीपी, जीएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नॉमिनल जीडीपी, यानी कि जीडीपी के टाइप्स देखते हैं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी। क्या होता है नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में क्या अंतर होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी? देखो आप ऐसे समझो, नॉमिनल, इसका हिंदी मतलब समझा थोड़ा समझ जाएगा। नॉमिनल को बोलते हैं नाम मात्र, रियल को बोलते हैं वास्तविक जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है कि अगर मैं अभी की सिचुएशन में जो जीडीपी निकालूंगा उसे बोलूंगा नॉमिनल जीडीपी, और अगर मैं किसी बेस ईयर को लेके निकालूंगा तो उसको बोलते हैं रियल जीडीपी। थोड़ा इसका ऐसे सिंपल एग्जांपल समझते हैं। एट सपोज मैं बोलूँ मेरे को 2024 की जीडीपी निकालनी है, लेकिन वो जो जीडीपी निकालनी है किस पे निकालनी है, करंट प्राइसेस पे। यहाँ पर एक कीवर्ड आ जाता है, अगर मैं जीडीपी निकालूंगा किस पे, अगर मैं जीडीपी निकालूंगा करंट प्राइसेस पे तो उसे मैं क्या कहूँगा, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन अगर मैं जीडीपी निकालूंगा किस पे, कांस्टेंट प्राइसेस पे, बेस ईयर कांस्टेंट हुआ ना,
बेस ईयर पे जो यानी कि बेस ईयर यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस पे जो जीडीपी निकालूंगा उसको मैं कहूँगा रियल जीडीपी। अब इसको एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे को 2024 की जीडीपी निकालनी है। 2024 की जीडीपी निकालनी है। निकालूंगा क्या कि उस समय जो यानी कि अभी जो खर्चा चल रहा है, यानी कि अभी जो सामान की कीमत है, जैसे कि बास्केट ऑफ गुड्स हो गए, मिल्क, दूध हो गया, बिस्किट हो गया, आटा हो गया, खाने पीने की जो सब चीज़ें होगी, तेल हो गया यानी कि ऑयल वगैरह जो भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोलियम वगैरह ये सारा, उसका जो अभी कीमत चल रही है, जैसे कि अभी पेट्रोल की कीमत 94 रुपीज़ चल रही है फरीदाबाद में, नोएडा में भी इतना ही चल रहा हो, मतलब दिल्ली, उत्तर प्रदेश में भी इतना ही चल रहा होगा, अलग अलग है। तो उस कीमत पे अगर मैं जो जीडीपी निकालूंगा वो क्या निकल के आएगी? मैंने क्या किया है? करंट प्राइसेस का इस्तेमाल किया है। अब लेट्स सपोज अगर मैं 2004 की भी निकाल लूँ, अगर मैं 2004 की जीडीपी निकालूं, लेकिन किस पे निकालूं? करंट प्राइसेस पे। किस पे निकाल रहा हूँ? करंट प्राइस पे। क्या निकल के आएगी? नॉमिनल, यानी कि 2004 की नॉमिनल जीडीपी इतनी है, 2024 की नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी आ जाता है। अब रियल जीडीपी में क्या होता है ना, अब जैसे मैंने कहा 2024 की जो जीडीपी है, अब एक बात ध्यान रखना है, अब जैसे मैंने 2024 की जो जीडीपी, अब लेट्स सपोज इसी को चेंज कर देते हैं, 2004 की मैंने निकाली थी ना अभी थोड़ी देर पहले, 4 की किस पे निकाली थी? करंट प्राइसेस पे। लेकिन वो जो 2004 की जीडीपी है, अगर रियल में तो उस समय तो क्या बोलते हैं, जो भी प्राइसेस वगैरह थे वो तो अलग थे ना, बहुत कम थे उस समय। मिल्क प्राइसेस आज कितने हैं, मतलब डबल रेट हो गए हर चीज़ के लिटरली डबल रेट हो गए 2004 के कंपेयर में। तो हम क्या करते हैं ना, तो हमें ना एक बेस ईयर लगा लेते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हमें किसी का भी रियल जीडीपी निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, एक बेस ईयर लगा लेते हैं। बेस ईयर से आप क्या समझते हैं? बेस ईयर से आप ये समझो कि एक को हमने बेस मान लिया है, लेट्स सपोज 2011 के बाद से या फिर 2001 के बाद से इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो हमने क्या किया, 2001 को बेस मान लिया। अब उस 2001 के बेस को, यानी कि उस समय जो प्राइसेस थे, क्या करेंगे, उस समय जो प्राइसेस थे और अभी जो प्राइसेस है, उन दोनों को हम क्या करते हैं, मतलब 2001 के बेस ले लिया और अभी वाले प्राइसेस है उसको हम मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन के थ्रू क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। सिंपल भाषा में बोलूँ तो हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। 2001 में जो प्राइसेस थे और 2000 अभी जो प्राइसेस करंट प्राइसेस है उनका हम एवरेज निकालते हैं। फिर जो जीडीपी निकल के आती है उसको हम बोलते हैं रियल जीडीपी। यानी कि 2024 2004 की हमें जीडीपी निकालनी है, बेस ईयर मान लेते हैं 2001, तो 2001 का जो प्राइसेस था, जो अभी का प्राइसेस है उसका एवरेज निकाल देंगे, जो हमारे पास जो 2004 के प्राइसेस में निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगी, रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी में डिफरेंस समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो होता क्या, अगर मेरे को इन्फ्लेशन निकालनी है, एक टर्म होती है, अब यहाँ पे ये समझ में आ गया नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी। एक टर्म होती है जीडीपी डिफ्लेटर, एक टर्म होती है, उसे होती है, एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी, इसको हम बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इंडेक्स में आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, इस हिसाब से, तो वो अपने हिसाब से देख लेंगे। ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी कितना इन्फ्लेशन में चेंज आया। सेकंड इज ऑब्वियसली बात है ना, नॉमिनल जीडीपी अभी का बताएगा, रियल जीडीपी पुराना बताएगा, फिर उससे बताएगा कि एवरेज कितना बढ़ गया है, तो क्या निकल के आएगा हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। अब तो दिस इज क्लियर, ये होता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, अब इसके बाद फिर कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हम फटाफट देख लेते हैं। जीडीपी एज अ वेलफेयर मेजर, अब जैसे मतलब ऐसे नॉर्मली सुन लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीडीपी को है ना वेलफेयर मेजर के रूप में देखा जाता है। क्या जीडीपी वेलफेयर का असली मेजर है? कि अगर हमें देखना है कि सारे लोगों को वेलफेयर प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या जीडीपी को मेजर अच्छी तरीके से बता सकता है? लेट्स सपोज आप एक हमारे देश में जो लोग गरीब हैं, हमें उनकी आर्थिक स्थिति को जानना है, क्या हम जीडीपी का इस्तेमाल कर सकते हैं? किस कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं, कैसे कर सकते हैं? जीडीपी तो वही नेशनल इनकम बताएगा ना, नेशनल इनकम में कोई तो बहुत ज़्यादा अमीर भी होगा, मतलब कुछ तो बहुत ज़्यादा कमा रहे होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा कम कमा रहे हैं, ऐसे तो कुछ थोड़ी बता रहा है कि अमीर इतना कमा रहे, गरीब इतना कमा रहे। आई गेटिंग योर पॉइंट? ठीक है, तो यानी कि जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर जीडीपी इज नॉट अ गुड मेजर टू चेक द वेलफेयर। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास दूसरा एक पॉइंट आ जाता है। ठीक है, अब उसके क्यों नहीं है, बस एक बार ये पॉइंट देख लो क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, इट फोकसेस ऑन द इनकम, सिर्फ और सिर्फ वो इनकम पे फोकस कर रहा है।
नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज है उसको कंसिडर नहीं कर रहा है। जैसे घर में अभी आपकी chemistry मम्मी में जो वगैरह होता काम है, कर रही हैं, acid कुछ लोग test बिना वाले मजदूरी के test काम नहीं कर है, रहे हैं, an acid जो बेकार test, वगैरह it पे काम कर रहे हैं वो सब नहीं कर means रहे a हैं, ठीक critical है। test। और सिर्फ मनी के टर्म्स में देख रहा है। और तीसरा critical एक्सटर्नैलिटीज को कंसिडर नहीं कर रहा है। test। और एक्सटर्नैलिटीज critical test मतलब क्या होता है? उससे कितना इफेक्ट कर रहा है हमारे गंभीर एनवायरनमेंट को, या उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे, उसको बोलता है एक्सटर्नैलिटी। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री है, अब फैक्ट्री इनकम तो बहुत अच्छी जनरेट कर रही है। लेट्स सपोज एक फैक्ट्री बहुत अच्छा चल रही है, जैसे अडानी वगैरह को बहुत अच्छी फैक्ट्री है, जीडीपी में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो जीडीपी क्या दिखाएगी भाई, जीडीपी बहुत बढ़िया है, इस कंपनी की वजह से ग्रो कर रही है। लेकिन उस कंपनी से गंदा पानी निकल रहा है, मतलब जैसे कह रहे हैं इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, जिससे मछलियाँ वगैरह मर रही हैं, आसपास का जो तालाब वगैरह सब गंदा हो रहा है, मछुआरे वगैरह का मतलब इनकम खत्म हो गई, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी। वहीं अगर आप एक खाली ज़मीन पे, जहाँ पे कुछ जैसे राजस्थान की कोई ऐसी भूमि है, वहाँ पर आपने क्या किया, वहाँ पर आपने पेड़ वगैरह लगाना स्टार्ट कर दिए, जो मतलब वहाँ के जो कीकर वगैरह जो वैसे पेड़ होते हैं जो उगते हैं, वहाँ पे पेड़ वगैरह लगाना स्टार्ट करिए, तो वहाँ पे गार्डन जैसा एरिया बन जाएगा। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे मौसम अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, फल फूल वगैरह खिलेंगे बढ़िया तरीके से, फिर लोग रहने स्टार्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करता, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा पोटेंशियल जीडीपी। देखो पोटेंशियल जीडीपी क्या होता है, पोटेंशियल जीडीपी यानी कि हमारी जो इनकम है एट द मैक्सिमम लेवल, यानी कि मतलब जिसे आप समझ सकते हैं कि हमारी जो जीडीपी अभी जो जीडीपी है, लेट्स सपोज आगे कितनी होने वाली है, तो आगे कितनी होने वाली है, लेट्स सपोज 2047 में हमारी जीडीपी क्या होगी, सिंपल 2047 में हमारी जीडीपी क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल जब मैक्सिमम होगा, क्या होगा, जब हमारी एम्प्लॉयमेंट लेवल मैक्सिमम होगा, जब हमारी इनकम लेवल मैक्सिमम होगी, तब हमारी जो जीडीपी होगी उसको हम कहते हैं पोटेंशियल जीडीपी। मतलब सबसे पॉजिटिव तरीके से सोच के जो जीडीपी निकाली जाती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल जीडीपी। इसमें एक टर्म आ जाती है हार्ड लैंडिंग, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। हार्ड लैंडिंग और सॉफ्ट लैंडिंग में क्या होता है, लेट्स सपोज एक एरोप्लेन जा रहा है, सिंपल समझना है, लेट्स सपोज एक एरोप्लेन जा रहा है, ठीक है, और एरोप्लेन जा रहा है, अब वो एरोप्लेन जो चला रहा था ना जो बंदा, वो एकदम से उसको नींद आ गई, वो नहीं कर, अब जो को पायलट था उसके साथ में जो दूसरा पायलट है, उसने बस ज़्यादा उसको आता नहीं था मतलब कैसे चलाने, उसने जैसे तैसे करके लैंड करा दिया। तो ऐसे प्लेन आया और ऐसे करके घिसटते हुए रुक गया, बस। दूसरा प्लेन आया एकदम बढ़िया तरीके से उसने रोका और आराम से किया। अब जो हार्ड लैंडिंग हुई थी उनमें जो लोग थे उसको थोड़ा सा मतलब मरे तो नहीं हो, वैसे चोट वगैरह के लगे जब ऐसे एकदम प्लेन लैंडिंग हो गया तो टर्बुलेंस हो गया। सॉफ्ट लैंडिंग हो तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, एकदम आराम से। हाँ वैसे हमारी इकोनॉमी, हार्ड लैंडिंग क्या होता है कि जैसे सपोज हमारी इकोनॉमी ऊपर जा रही है, बढ़िया ऊपर जा रही है, एकदम से जब डाउनफॉल होगा, अब आप एक बात बताइए, एकदम से जो डाउनफॉल होगा उसे हम कहते हैं हार्ड लैंडिंग। वहीं अगर हमारी इकोनॉमी सभी एक ठीक किनारे ऊपर पर जा रही है, होना, ठीक है, मतलब यानी होता कि है आप कि इसे सभी समझ क्या हो सकते हैं कि जाएंगे, confuse सॉफ्ट हो लैंडिंग जाएंगे, क्या होता है कि like that, हमारी okay, इकोनॉमी जो है mnemonics के through आप ठीक समझ ऊपर जा रही है और फिर उसके बाद स्लो कर रही है। चलिए, next क्या करिए, देखिए, स्लो करिए all लेकिन eye सडन for फॉल नहीं an हो रहा है, eye, स्लो all कर eye रही है for लेकिन an हमने eye क्या वो means उसे होता है मैनेज कर लिया। जब आप अपनी अरे पूरी पॉइंट, निगाह से किसी इकोनॉमी जा रही थी, की थोड़ा तरफ स्लो करिए देखते हो, लेकिन वो ठीक भी है? क्या है मतलब मैनेज कहते कर हैं ना लिया। कि इसको हम बोलते हैं एक तरफ देखना, सॉफ्ट लैंडिंग। फॉर एग्जांपल हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही थी, एकदम से इकोनॉमी डाउन हो गई, मैनेज ही नहीं हो पाया, जैसे कोरोना वायरस के टाइम इकोनॉमी अच्छे चल रही थी, एकदम से लॉकडाउन लगा, एकदम से गिरी, मैनेज हो पाया, कुछ मैनेज नहीं हो पाया। लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, भाई इकोनॉमी ऊपर जा रही है, पता है कि भाई आगे रिसेशन का खतरा आने वाला है, 2009 में यही हुआ था कि रिसेशन का खतरा आने वाला है, लेकिन हमारी इकोनॉमी ने क्या किया, मैनेज कर लिया, तो उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे ऑल्टरनेटिव्स टू जीडीपी में। ऑल्टरनेटिव जीडीपी में सबसे पहला आ जाता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है कि मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्थापना कब हुई थी, 1990 में, ये आपको नोट्स में दिख रहा होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की स्थापना हुई थी 1990 में। ये मुख्यतः तीन, ये मुख्यतः नहीं दिखा, एक काम करते हैं अभी है ना, जैसे क्लास वगैरह खत्म हो जाएगी तो आप आराम से नोट डाउन कर देना, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट, या फिर आप एक काम करना, आप ले ही जाना, आप ले जाना अपने घर पे आराम से फोटो करेंगे, बस कल ले आना बिकॉज क्लास में इसी से पढ़ाना है सब आपकी जिम्मेदारी रहने वाली है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या होता है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसके 3 मुख्य पैरामीटर्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होते हैं, 3 मुख्य पैरामीटर्स होते हैं। एजुकेशन, ये ऑल्टरनेटिव्स टू जीडीपी बता रहा हूँ मैं। जीडीपी जैसे जीडीपी क्या था, वेलफेयर नहीं बता पा रहा था, अब वेलफेयर बताने के लिए जीडीपी के क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। पहले आ जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमें एजुकेशन के बारे में हम इसको एक कंसिडर करते हैं, एक कंसिडर करते हैं हम पर कैपिटा इनकम को, और तीसरा
हेल्थ को। क्या ये सारी चीज़ें कंसिडर कर रहा था वो जीडीपी? नहीं, ये करता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1990 में और इसको किसने किया था? महबूब अल हक, महबूब अल हक, ठीक है। और व्हाट वी कॉल एज, और इसके बारे में एक और थे अमर्त्य सेन। महबूब अल हक के पाकिस्तानी थे, बस इतना याद है। महबूब अल हक पाकिस्तानी थे और अमर्त्य सेन वो इंडिया के थे। वो पाकिस्तानी इंडिया का, बंगाल के फेमस है, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट महबूब अल हक। और इनको शायद नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इनको, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। महबूब अल हक, अमर्त्य सेन 1990 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाई थी। इसके 3 मुख्य पैरामीटर्स है, एजुकेशन, पर कैपिटा है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने देखा था ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो था इसको निकाला गया था 1997 में, ठीक है। फिर बाद में इसको हमने क्या किया, यानी कि जो ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को 1987 में निकाला गया था। फिर बाद में ना इसमें कुछ और फैक्टर्स को भी ऐड किया गया। क्या किया? और फैक्टर्स। अब जैसे और फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, जैसे कुछ लोग पहले हम बोलते थे गरीबी क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान जिस पे नहीं वो गरीब, सिंपल, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि बाद में हम देखा कि नहीं, सिर्फ ये गरीबी नहीं है। अगर एक किसान जो गांव में रह रहा है और एकदम से पैसा बहुत है लेकिन एकदम से तबीयत खराब हो जाए, आसपास हॉस्पिटल ही नहीं है दूर दूर तक, गरीबी तो हुई एक तरीके से। लेट्स सपोज एक गांव में अमीर, बहुत अमीर किसान है, सब कुछ अमीर है, लेकिन बिजली नहीं आती, कंफर्ट, नेक्स्ट, तो ये क्या हुआ? गरीब है। अब जैसे अफ्रीका में जाओगे, पैसा है उन लोगों के पास, अफ्रीका के जो नामीबिया वगैरह ये सब जो मैं कंट्री से नाम बताऊँ, पैसा बहुत है लेकिन फैसिलिटीज नहीं। अगर इसको हिंदी में तो इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। लेट्स सपोज अगर आप झुग्गी बस्ती में जाओगे या फिर किसी स्लम एरिया में, तो ऐसा नहीं कि स्लम एरिया में गरीब लोग रहते हैं, इसका मतलब है पर्सन। हाँ भाई, लॉजिकल सी बात है। दिक्कत पता है क्या होती है? गरीब का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो आप? गरीब का मतलब, जिसका मतलब मैं बताता हूँ, गरीब का मतलब ये समझ रहे हो ना कि जो सिर्फ शहरों में जो रह रहा है या फिर जिसने कोई फ्लैट वगैरह खरीद लिया वो अमीर है। नहीं, अरे भाई आज से 20 साल पहले नोएडा में क्या कीमत थी चीज़ों की? 25 साल पहले कितनी कीमत थी? कोई कीमत नहीं, बड़े आसानी से खरीद लिया, लेकिन इनकम तो थी नहीं, वो चल गया। अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती गई तो चलाना मुश्किल पड़ रहा है उनको, रोना निकल के आ रहा है। लेकिन अभी कोई बाहर से कोई व्यक्ति आएगा, अब नोएडा में तो घर ले नहीं सकता, तो स्लम एरिया में देखेगा। अब स्लम एरिया में बहुत बढ़िया बना रखा है उन्होंने, स्लम एरिया में भी बहुत बढ़िया घर बना रखा है, लेकिन कोई दूर से देख के बोलेगा भाई ये तो स्लम एरिया है, लेकिन पैसा बहुत है। क्यों? उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मतलब नोएडा शहर में ज़मीन खरीद ले, ज़मीन है ही नहीं, खरीद तो ले, ज़मीन है ही नहीं, या फिर उतना पैसा नहीं है कि भाई प्रॉपर ज़मीन खरीद ले, लेकिन ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है कंपेयर टू दैट पर्सन जो यहाँ पे रह रहा है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इसके लिए हमने क्या निकाला, सॉरी, इसके लिए हमने निकाला था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। क्या निकाला था? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये कब निकाला था? 2010 में। शांति अनुरोध। अब ध्यान रखने वाली बात है, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, ये 1995 में निकाला था, 1997 में नहीं, ठीक है। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने निकाला था? बाय यूएनडीपी। किसने निकाला था? यूएनडीपी में। वैसे ये सारी चीजें ना मैंने क्लास में ज्यादा अच्छे से बताई थी, नोट्स में तो बस ऐसे लिख रखा है मैंने, तो कोई बात नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। जस्ट वॉज इट। और इसके अलावा और इंडेक्स होते हैं, ग्रीन इंडेक्स क्या होता है, एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है, और व्हाट वी कॉल्ड एज ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट क्या होता है। आप काम करना, ये वाला जो टॉपिक है ना, किसी भी बच्चे से नोट्स लेके वो फोटो खींचना है, बिकॉज ये मैंने ज्यादा ढंग से मतलब पर्सनली नहीं लिया, वैसे लिखवाया तो मैंने क्लास में अच्छे से, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को छोड़ के बाकी सब कर देना, ओके। सो दिस कंप्लीट्स दिस चैप्टर। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मींस क्या होता है आपका? इन्फ्लेशन करा दिया मैंने आपकी क्लास में। मैटर आप बैंक नहीं, बैंकिंग तक आप है ना, बैंकिंग जैसे मैंने स्टार्ट किया ना तब आए थे आप। मैटर ऑफ डिस्प्यूट, बैंकिंग भी नहीं किया, नहीं अदर टाइप्स ऑफ बैंक्स तो शुरू हो गए थे आपके टाइम पे। टाइप ऑफ बैंक नहीं हुई थी, बस एक बार रिवाइज ओरली बोल दिया था, शेड्यूल्ड कमर्शियल कॉर्पोरेट होती है। नहीं, शैडो बैंक्स, यूनिवर्सल बैंक्स, डिफरेंशिएटेड बैंक्स, ये तो कराई थी ना। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें ना कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी तो जैसे टाइम तो है नहीं, बिकॉज अभी आधे घंटे में पहले ही खत्म कर देते हैं, या फिर एक काम करेंगे किसी दिन एक क्लास और ले लेंगे, उसमें ना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी जैसे जो चीज़ पढ़ी है आपको रिवीजन हो जाए, भाई जो पढ़ा है काम करें, बिकॉज अभी पढ़ाऊंगा तो पूरी क्लास इसमें निकल जाएगी, फिर चैप्टर वो नहीं है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर हमारा शुरू होता है मनी।
अब मनी में बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा मैं, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें सिर्फ उसको स्टार्ट करेंगे। चेयर पे बैठकर काम करने के लिए मिले, एक टर्म होती है बार्टर एक्सचेंज, ऐसे रिलैक्स हो, फटाफट देख लेते हैं। एक टर्म होती है बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज में क्या होता है कि पुराने समय में क्या होता था कि अगर मेरे को कोई सामान चाहिए, मतलब पहले पैसे का कॉन्सेप्ट, सबसे पहले समझो व्हाट इज मनी। लग्जरी मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज, दैट्स इट। आराम कर वो शायद मैं क्लास में रिपीट करा चुका आइडिया। मनी क्या है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर एक्सचेंज आता है। मनी से पहले क्या, जब मनी जो इवोल्यूशन नहीं होता ना, तो उससे पहले बार्टर एक्सचेंज चलता है। बार्टर एक्सचेंज जैसे सपोज ओके, एंड इट विल बी मनी का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, मेरे पास चावल है, नेक्स्ट देखिए, मेरे को मिल्क चाहिए, मेरे पास चावल है और मेरे को टमाटर चाहिए, मेरे पास चावल है, तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप मेरे चावल ले लो, आपके पास टमाटर डाल, आप मेरे को टमाटर दे दो। सिंपल बार्टर एक्सचेंज ये वर्क करता है। बार्टर एक्सचेंज की दिक्कत क्या थी? बार्टर एक्सचेंज की दिक्कत थी, बार्टर एक्सचेंज की दिक्कत थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। नेक्स्ट देखिएगा, क्या दिक्कत थी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स? अब लेट्स सपोज मेरे पास चावल है, आपके पास टमाटर है, मेरे को टमाटर चाहिए और आपको चावल चाहिए, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है, लेट्स सपोज आपके पास टमाटर लेकिन आपको चावल नहीं चाहिए। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मींस क्या होता है? मेरे को चावल, मेरे पास चावल, मेरे को टमाटर चाहिए, लेकिन आपके पास टमाटर है नहीं, मेरे को चावल टमाटर बेचने नहीं किसी चीज क्या, और मेरे को टमाटर, और लेट्स सपोज आपके पास टमाटर है भी, लेट्स सपोज आपके पास टमाटर लेकिन आपको चावल नहीं चाहिए, आपको कुछ और सामान चाहिए, तो ये क्या हो गया? कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना चाहिए नहीं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स तब होगा जब बार्टर एक्सचेंज वर्क कर जाएगा। मेरे को अगर टमाटर चाहिए और आपको चावल चाहिए, और मेरे पास चावल है और आपके पास टमाटर है, तब होगा डबल कोइंसिडेंस। अगर नहीं होगा तो तब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा। यानी कि ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, तो इसलिए हमने क्या किया, मनी का इवॉल्व किया। तो मनी की अगर खास बात की जाए, फंक्शंस ऑफ मनी की, फंक्शंस ऑफ मनी क्या है? मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा है इट इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मतलब अगर अब मेरे को अकाउंट करना है कि भाई कितना चावल दिया, कितना टमाटर दिया, मैं से थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काफ़ी मुश्किल हो जाता है कैलकुलेशन। तो मनी से क्या होता है, आसान हो जाता है। भाई मेरे पास 10,000 रुपये हैं, आपके पास 5,000 रुपये हैं, तो आप उससे आसानी समझ जाते हैं भाई किसका क्या लेवल है। बार्टर एक्सचेंज नहीं बता सकते भाई ये क्या, पता नहीं चला कौन अमीर है कौन गरीब है, क्या कुछ सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे बहुत सिंपल समझ में आता है कि भाई एक आदमी के पास 1 अरब रुपये हैं, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, कौन अरीब है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। ये होता है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट। तीसरा होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। पुराने समय में क्या दिक्कत थी, लेट्स सपोज अगर मेरे को टमाटर चाहिए, मतलब लेट्स सपोज मैं टमाटर का व्यापार करना है, तो मेरे को लेट्स सपोज टमाटर चाहिए 570 किलो, 570 किलो टमाटर, और लेट्स सपोज आपके पास है भी 570 किलो टमाटर, तो मेरे को 570 किलो राइस भी तो चाहिए आपको उतने, लेकिन आप कहोगे भाई मेरे को उतने राइस, चलो ठीक है वो मान लेते आपको भी उतने राइस चाहिए, लेकिन उसको स्टोर कहाँ पे करोगे इतना, और फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, फिर उसमें सामान भी खराब हो जाएगा आपका। तो यानी कि क्या होता है ना, यहाँ पर क्या है कि स्टोर ऑफ वैल्यू की दिक्कत थी। तो लेकिन मनी क्या है, मनी स्टोर ऑफ वैल्यू है। एक आजकल तो क्रेडिट कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड में कितने करोड़ रुपए, मोबाइल में अंदर आपका यूपीआई, उसमें कितने पैसे हैं, और कुछ भी नहीं, कैश मान लो, कैश 500 रुपये, एक पतला सा नोट है उसके अंदर 500 रुपये, कितने गड्डी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना गड्डियाँ इकट्ठा कर लो, उसमें हो जाता है काम। अब तो खैर अब तो यूपीआई वगैरह ये सब चीज़ आ गई है, लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज वगैरह में चले जाओगे तो आपको समझ आएगी कैश की कीमत क्या होती है। कैश में ही होता है सब, कोई आपके बैंक अकाउंट में नहीं करेगा, कैश में ही होता है। और जब इवन जब जाओगे ना, कोई जो अमीर अधिकारी वगैरह जो होता है वो है ना कैश में पेमेंट करता है, वो कभी यूपीआई वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? बिकॉज ब्लैक मनी, गवर्नमेंट भी चाह रही कि नहीं ये ब्लैक मनी को खत्म किया जाए। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आ जाता है डिमांड, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। डिमांड मतलब यानी कि पैसे की डिमांड कहाँ से आएगी। एक है सप्लाई, सप्लाई जो होता है वो आरबीआई से होता है, सप्लाई होता है पहले आरबीआई आता है, आरबीआई के अंदर फिर कमर्शियल बैंक्स आती है। जैसे सपोज आरबीआई ने पैसा प्रिंट किया, वो फिर कमर्शियल बैंक्स पे जाएगा, और वो कमर्शियल बैंक्स आपको मतलब आपको वो पैसा वैसे चाहिए तो आप एटीएम से निकाल सकते हैं। चीज की पोजीशन को क्या करते हैं, तो पैसा कहाँ से आ रहा है, एक तरीके से आरबीआई प्रिंट कर दिया, वो कमर्शियल बैंक पर जा रहा है, कमर्शियल बैंक से आपके पास। ये हो गया सप्लाई साइड। डिमांड साइड क्या होता है, आपको पैसा चाहिए, लेट्स सपोज आपको कोई सामान चाहिए, ठीक है, लेट्स सपोज आपको सामान चाहिए, एक और बंदा है उसको भी वही सामान चाहिए, तीसरा बंदा उसको भी सेम सामान चाहिए, लेकिन वो सामान क्या है, कम है, तो वो क्या करेगा भाई, एक मेरे पास सामान तो वही कम है लेकिन मांगने वाले ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, रेट बढ़ा दूंगा, प्राइस बढ़ा दूंगा। ये होता है हमारा डिमांड साइड। क्लियर, सिंपल भाषा में समझा, डिमांड साइड, सप्लाई साइड। ओके, कैन फिक्स द पोजीशन ऑफ अ नाउन। अब एक टर्म आ जाती है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, मनी मल्टीप्लायर यानी कि मनी जो है कैसे मल्टीप्लाई कर रहा है। लेट्स सपोज आपने बैंक में 100 रुपये जमा किए,
लेट्स सपोज आपने बैंक पे 100 रुपये जमा किए, बैंक गई, बैंक क्या करेगी ना, आपने जो 100 रुपये जमा किए वो 100 रुपये उठा के किसी और को दे देगी, किसी और को दे देगी। अब वो जो 100 रुपये किसी और को दिए वो भी 100 रुपये कहीं और बैंक में जमा कर देगा। मतलब इनडायरेक्टली बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या है, यानी कि आपने जो 100 रुपये आपने मार्केट में 100 रुपये डाले थे, लेकिन वो घूम घूम के 100 के 10,000 हो गए। कैसे हो गए समझ में आ गया? 100 रुपये दिया उसने घुमा दी, यानी कि ये। अब इसमें होता क्या है, जो इनिशियल जो आपने डाला था वो क्या था, इनिशियल, और जो आपके पास फाइनल है वो क्या है, डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा। सो इन दोनों का मतलब काम क्या जो होता है, क्वालिफायर्स मींस, यानी कि आप इसको, यानी कि मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, ये जो टोटल मनी इन सप्लाई, जो ये जो सबसे बड़ी जो अमाउंट बता रहा हूँ 10,000, ये क्या है, टोटल मनी इन सप्लाई, और नीचे वाला जो क्या है, तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉनेटरी बेस, तो वहां पे दो टर्म्स कितना पैसा आपने डाला था, ये होता है मनी मल्टीप्लायर। अब रियल एग्जाम मतलब रियल वर्ल्ड में क्या होता है, ये जो नीचे वाली जो अमाउंट है ये मॉनेटरी बेस होता है। मॉनेटरी बेस यानी कि आरबीआई ने जो पैसा प्रिंट किया, फिक्स करना, क्या है, आरबीआई जो पैसा प्रिंट करती है उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी बेस, और जो टोटल मनी सप्लाई है उससे हम डिवाइड करते हैं, क्या निकल के आता है हमारा, मनी मल्टीप्लायर। क्लियर? मनी मल्टीप्लायर जो होता है, इट टेल्स हाउ मच मनी बैंकिंग सिस्टम कैन जनरेट फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ रिजर्व्स। इट टेल्स हाउ मच मनी, मनी मल्टीप्लाई का बताया, इट टेल्स हाउ मच मनी बैंकिंग सिस्टम कैन जनरेट फ्रॉम ईच यूनिट ऑफ रिजर्व्स, यानी कि 1 रुपये से कितना पैसा और जनरेट कर सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। इसका मनी मल्टीप्लायर को है ना, मनी मल्टीप्लायर को हम ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व रेशियो। यानी कि रिजर्व रेशियो क्या होता है, रिजर्व रेशियो यानी कि बैंक्स जो होते हैं ना, कि अब जैसे 100 रुपये दिया तो 100 के 100 नहीं उठा सकती गवर्नमेंट को, क्या है, यानी कि दूसरे बैंक को क्या है, कुछ सर्टेन अमाउंट अपने पास रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सर्टेन अमाउंट, 100 के 100 नहीं उठा सकता है, या तो 10% रखना पड़ेगा, 20% अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी पैसे को घुमा सकता है। ठीक है। अब जैसे जैसे अगर मैं रिजर्व रेशियो बढ़ाऊंगा, क्या मनी मल्टीप्लाई बढ़ेगा कम होगा, तो यानी कि मनी मल्टीप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व रेशियो। क्लियर? फिर एक और टर्म आ जाती है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होती है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मतलब ये एक मतलब एक हाइपोथेसिस है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या बताती है कि जैसे जैसे मतलब आमतौर पे क्या होता है, अगर आप पैसे सेव करोगे, आप अपने पैसा सेव करना स्टार्ट करेंगे, तो एक टाइम बाद क्या होगा कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा आपके हाथ में। सिंपल है हिसाब, 10 रुपये भी सेव करने स्टार्ट करेंगे तो साल के अंत तक अच्छे खासे पैसे होंगे आपके पास, मतलब 3-3.5 हज़ार तो आराम से डेली 10 रुपये सेव किए तो। इकोनॉमिस्ट कहते हैं अगर सब लोग, इकोनॉमी की बात करूं, ओवरऑल इकोनॉमी की, अगर ओवरऑल इकोनॉमी में सब लोग अपने पैसे बचाना स्टार्ट कर दें, क्या करना स्टार्ट कर दें, अगर सब लोग अपने पैसे बचाना स्टार्ट कर दें तो क्या होगा, एक टाइम आ जाएगा, क्या होगा, एक टाइम आ जाएगा तो जो भी जितना भी पैसा आपने बचाया था, या तो आपकी टोटल इनकम कम हो जाएगी या जितनी थी उतनी रहेगी। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है, अंडरस्टैंड मींस होता है यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट, यानी कि इन्फ्लेशन से अगर आप पैसे सेव करके रखोगे और पैसे को इन्वेस्ट नहीं कर रहे, क्या कर रहे, सेव कर रहे, इन दोनों में अंतर है, इन्वेस्टमेंट में सेव है, सेव मतलब एक जगह जमा करके रखें, अगर आप उसे यूज नहीं करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कुछ टाइम बाद घट जाएगी। तो इसीलिए ओवरऑल इकोनॉमी में अगर सब लोग अपने पैसे बचा के रखेंगे, सेव करेंगे, तो उसे क्या होगा, एट द एंड, यानी कि अगर सब लोग अपने पैसे बचाएंगे तो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी कि आपकी जो टोटल इनकम जो है, पैसे भले ही उनके पास ज़्यादा होंगे लेकिन उसकी रियल वैल्यू कम हो जाएगी। तो टोटल इनकम जो होगी आपकी, जो रियल वैल्यू होगी, या तो उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अंडरस्टैंड? अब देखो जैसे नोट्स बनाऊंगा ना तो कुछ चीज़ें मैंने देखी नहीं है, ये सब चीज़ें तो वैसे क्लास में अगर बच्चे से नोट्स करते हैं तो मैंने तो बहुत एकदम डिटेल में लिखा है, क्योंकि मैं तो अपने रिविजन के मैं तो देख के पहचान जाता हूँ। ठीक है, बट कोई बात नहीं, इतना कर लेना, जितना मैंने नोट डाउन किया इतना भी काम हो जाएगा। ठीक है, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट समझ में आ गया। फिर एक और टर्म आ जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS और क्या होता है, PC। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, लेट्स सपोज आपकी टोटल इनकम, तो इसमें आपका आ जाएगा व्हाट एंड हुज। मार्जिनल प्रोपेंसिटी, पहले मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जैसे ये क्या है आपकी इनकम, जैसे जैसे आपकी इनकम चेंज हो रही है और वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, उस रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। जो क्वांटिटी मान लो पहले आपके हाथ में 10,000 रुपए आते थे, कुछ कितना खर्च, 2,000 रुपए खर्च कर लेते, 8,000 रुपए बचा लिए, बहुत, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ।
ठीक है, Little, 10,000 रुपए थे, आप 2,000 रुपए थोड़ा, खर्च कर रहे ठीक हो है? और 8,000 रुपए ये क्या आपके बता रहे हैं मतलब बच आपको? जाते हैं। मतलब Quantity बता रहे ये हैं। बचने ही वाली बात नहीं है, मतलब 2,000 रुपए खर्च करो, 10,000 रुपए थे 2,000 रुपए। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, आप एकदम से फिर आपकी इनकम आने स्टार्ट होगी 70-80,000 रुपए, तो आप 2,000 रुपए खर्च करोगे, आपकी कंजम्पशन में चेंज आएगा। इस रेशियो को बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव क्या होता है, यहाँ पे Next सी की है जगह एस लिख देते हैं, neutrals। क्या लिख देते हैं, सेव। यहाँ उल्टा है, वहाँ पे Now, कंज्यूम neutrals कर से लेते हैं, क्या अब समझ में आ कंज्यूम से रहा है माइनस कर आपको? देंगे तो क्या निकल के आ Numbers, क्या जाएगा, connect हो रहा सेव। है? जितना जैसे जैसे इनकम हो रही है Numbers, कितना तो सेव हो numbers रहा में जैसे है, हो गया सिंपल। 1, ठीक है, अब यहाँ से ना एक फॉर्मूला और निकल के आ जाता है। राइट, यस, इसी तरह से ये क्या है ना, क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है एग्जाम में। थर्ड, MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस MPS इज इक्वल टू 1, इज इट राइट और रॉन्ग? नोट कीजिए। MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, क्या सही है गलत है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 1, क्या ये सही है या गलत है? अब बताओ, MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, अब सही है? वही तो लिखा है मैंने, मतलब ये सही है ना, ये लॉजिकली तो सही लग रहा है ना। कंजम्पशन क्या होती है, टोटल में से सेविंग्स 1 में से सेविंग्स माइनस कर दो, कंजम्पशन आ जाएगी, तो यही सेम चीज है। अप टू दिस इज क्लियर। लेट्स डिस्कस। एक टर्म आ जाती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है ना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इसमें क्या होता है 1 अपॉन MPS, डेमोंस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपकी मार्जिनल सेविंग्स हो रही है उसका इन्वेस्टमेंट प्रोपोर्शनल होता है, क्लियर, ठीक है? इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे जैसे आपकी मार्जिनल सेविंग कम होंगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे आपकी मार्जिनल सेविंग बढ़ जाएंगी तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस MPC। तो अगर मैंने बोला दिस बुक इज माइन, यानी ये किताब एक ही बात है, मेरी तो इसमें obviously क्लास में पढ़ा था, बहुत टाइम लग इशारा गया मेरे को कर इसी कर चीज बोल रही समझाने में। होंगी कि वही किताब है जो मेरी है। ठीक है, तो Is थोड़ा that सा टाइम clear? लग रहा था इसी Yes. चीज को समझाने में। Next ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव का अब आ मतलब जाते हैं क्या हमारी होता दो तरीके की तो पॉलिसीज back होती down है, varieties एक होती है में हमारी एक होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, एक होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। हमारी पॉलिसीज क्या होती है, जैसे मैं आपसे एक मैं पानी पी के आता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करें। नेक्स्ट इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव मीन्स क्या होता है, क्वेश्चन आस्किंग। जब आप किसी से क्या पूछते हो, क्वेश्चंस पूछते हो, ठीक है? जैसे व्हाट और हुज, ओके? इफ आई से हुज पेन इज दिस, राइट? So this is a question asking. This is interrogative. Is that clear? Yes. Where are you going? Exactly. Okay. Just like that. Next, quantifiers. Quantifiers means जो किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हो, अमाउंट बताते हो, ठीक है? तो क्वांटिटी में जैसे हो गया सम। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सम ऑरेंजेस आर ओवर देयर इन दिस बास्केट, ओके? अगर मैं आपसे कहूँ कुछ ऑरेंजेस किस में हैं, उस बास्केट में रखे हुए हैं, यानी कुछ, ओके? जस्ट लाइक दैट मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ओके? बहुत सारे बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो यानी मैनी मीन्स बहुत, ओके? एनी, लिटिल मिल्क इज लेफ्ट, ओके? थोड़ा सा दूध बाकी है। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट, न्यूमरल्स। न्यूमरल्स मीन्स नंबर्स, ओके? तो नंबर से आप क्या कनेक्ट करोगे, 1 2 3, ओके? उसी तरह से आपका हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इज दैट क्लियर? यस। चलिए अब नेक्स्ट हमारी ना दो तरीके की पॉलिसीज होती हैं मनी से रिलेटेड एंड आर्टिकल्स। यस। एक होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, 6 इज एक होती है हमारी फिस्कल पॉलिसी। पोजेसिव। अब पोजेसिव का मतलब क्या होता है? पोजेसिव मीन्स बहुत सिंपल से ऐसे मान लेते हैं, जो पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई से रिलेटेड होती है। ओके? मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी के भी दो तरीके से, एक डिमांड साइड, एक सप्लाई साइड। में आ जाएगा ये होगी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं होती, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द पीपल। से आपको एक चीज सबसे पहले रिमाइंड होती है, गवर्नमेंट ने बिल्डिंग्स बनाई, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाए, तो ये कोई मनी सप्लाई से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं। तो पेरेंट्स पोजेसिव, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिस्कल पॉलिसी। बच्चों के लिए होते हैं, अंडरस्टूड? अब देखो, इसको हम पहले ऐसे देखते हैं, फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज रिलेटेड टू ग्रोथ। फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है? इट इज रिलेटेड टू ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी। अपना वर्ड प्राइस स्टेबिलिटी यानी कि प्राइसेस के स्टेबल करना, जैसे कि महंगाई कम ना हो जाए, महंगाई ज़्यादा ना हो जाए, उसको फर्क ना हो, उसको कंट्रोल करना, और एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना।
यानी मेरा एक्सचेंज रेट को उसका- कंट्रोल करना, ये सब हमारा आ जाता है ठीक फिस्कल है? पॉलिसी के Yes. अंदर। Next, articles. अभी फिस्कल पॉलिसी को हम Articles नेक्स्ट कौन से चैप्टर में होते कवर हैं? करेंगे। A नेक्स्ट टू and नेक्स्ट चैप्टर जो the. होगा हमारा फिस्कल Is that पॉलिसी होगा। clear? अब आ जाते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ। So write down this. मॉनेटरी पॉलिसी भी है ना हमारी दो तरीके की होती है, मतलब ये साइड है, मैं इसको तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एक होती है एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और एक होती है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। Done everyone? हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी होती है दो fast तरीके की रखें होती है, please एक होती है अपनी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है हमारी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में बस इतना होता है कि मनी सप्लाई को हम बढ़ाते हैं, और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, मनी सप्लाई को कम करते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे को मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, रिजर्व रेशियो You को, have not written. और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो बताओ मेरे को रिजर्व रेशियो किस में कम करूँगा, एक्सपेंशनरी में, कॉन्ट्रैक्शनरी में? Okay. मनी सप्लाई को Okay. कम करना है, कम करना है कॉन्ट्रैक्शनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी, तो रिजर्व रेशियो को कम Okay, करूँगा। let's come to एक्सपेंशन rules, में क्या okay? करूँगा, रिजर्व चलिए रेशियो को rules की तरफ बढ़ते हैं आगे। So first of all we are talking about this. मेरे को मनी सप्लाई कम करना है, That. मनी सप्लाई कम करना है तो रिजर्व रेशियो। Okay. तो सबसे हाँ, पहले हम बात तो ये होता है हमारा this, contractionary that, policy में। these, एक्सपेंशन पॉलिसी मनी सप्लाई। okay? हाँ बढ़ाना है तो रिजर्व रेशियो कम करना है। So when I'm talking about this, that, these, those, तो इसके लिए सबसे पहला जो रूल है ठीक है। हमारा वो है। अब आ जाते हैं मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स की तरफ। नाउन, हम जब किसी क्या जाते हैं चीज़ का monetary क्या करते policy? हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, Tools। नाउन का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब नाउन कौन होता है, इंसान, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, Qualitative measure, ठीक है। quantitative अब हम measure। इंट्रोडक्शन कराते हैं किसी पर्सन का, ओके। सपोज आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल दैट दिस इज सारिका माय फ्रेंड। अब जो हमारे मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स होते हैं हमारे दो Okay. तरीके के होते हैं। दिस इज पहला होता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर, दूसरा होता है हमारा क्वांटिटेटिव मेजर्स। यस। ओके, एक काम करते हैं, रूल नंबर 2, थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ हमारा, show ये व्हाट वी कॉल्ड एज टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी प्रेजेंस और इन्फ्लेशन। इसके बाद बैंकिंग जो है, मतलब थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, एक काम करूंगा नाउन। जब हम किसी नाउन की आपको ना प्रेजेंस को नेक्स्ट क्लास दिखाते में, हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, मतलब या ये वाला फिर जो पोर्शन noun। बचा हुआ है ये कवर करना है। एक्चुअली अभी एक और क्लास आने वाली है, ठीक है। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ाया ना, एक काम करना उसको रिवाइज कर लेना, एग्जांपल, ठीक है। या फिर आप एक काम कर सकते हो, ये मैं आपको नोटबुक दे रहा हूँ मेरी, यहाँ पे देख लेना कहाँ से करना है, यहाँ सिटिंग इस जगह से, इस जगह से लेके यहाँ तक आप फोटो वगैरह खींच लेना, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है, हाँ ठीक है, तो वो अपने That हिसाब से देख boy। लेना, ठीक है, मतलब पर्सनल रूप से ये आपकी राइटिंग है सर। हाँ मेरी है। ओके। चलिए देखिए फटाफट से, कौन? देखिए यहाँ पे। सर ये बहुत तेज लिख सो ये तो आई एम बहुत टॉकिंग जल्दी फर्स्ट जल्दी ऑफ ऑल अबाउट दिस एग्जाम में थोड़ा दैट सा- दीज दोस, और वो लास्ट के आंसर खराब हो ही जाते हैं। आई एम कंसीडरिंग दीस। लास्ट के आंसर ऐसे ही निकलेंगे। फर्स्ट रूल इज नहीं, लास्ट वाले जो आंसर है वैसे निकले, शुरुआत के दो चार बढ़िया रहते हैं, पास के ऐसे क्या कराते हैं, इंट्रोडक्शन कराते हैं, और किसका Okay, so noun this का was it for the introduction। class. Thank you, यानी हम everyone. नाउन को इंट्रोड्यूस कराएंगे, ओके। सो फर्स्ट इज दिस इज सारिका माय फ्रेंड। हाउ आई विल से हेलो, दिस इज सारिका माय फ्रेंड। इंट्रोडक्शन